Morning students. In the last lecture we have studied the co-translational modification in endoplasmic reticulum, in which we have studied about the N-linked glycosylation of the proteins. Okay, today we are going to study post-translational modifications in protein. So it includes the protein folding when the translation is completed and the nascent proteins entered into the endoplasmic reticulum. At that time, the proteins are modified as they are folded in some chaperones, in which their structures get the folded structure. So before talking about protein folding, we also talk about some modifications which occurs during the co-translation. तो हमने हमने देखा था कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पे एक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एट द एट द एंड टर्मिनल। ठीक है, जो अमीनो टर्मिनल है वहाँ पे। तो जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको हमने देखा था कि वहाँ पे सिग्नल पेप्टिडेज था। इट कट ऑफ दैट सिग्नल फ्रॉम signal peptidase, which is present on the inner face of the endoplasmic reticulum. Okay, so this signal peptidase will cut off the signal sequence or cleave the signal sequence from the protein. So this is also a type of protein modification, that is we can call it co-translational modification. ठीक है, another enzyme which participate in protein folding, that is the enzyme peptidyl prolyl isomerase. So you can see from the name that is the isomerase. So this enzyme converts the proline which is present in the cis form into proline which is present in the ट्रांस। ठीक है, तो जो प्रोलीन है, जितने भी अमीनो एसिड्स है वो सब ट्रांस फॉर्म में होता है, बट ये जो प्रोलीन है वो सिस फॉर्म में होता है। तो अगर वो सिस फॉर्म में होगा तो इट कॉजेज और इट रिप्रेजेंट अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता है अगर वो सिस फॉर्म में होगा तो इसीलिए उसका ट्रांस फॉर्म में होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एंजाइम है पेप्टिडाइल प्रोलील आइसोमेरेज, वो क्या करता है, जो भी प्रोलीन प्रेजेंट होगा सिस फॉर्म में उसको ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि उनकी जो प्रोटीन फोल्डिंग है वो प्रॉपरली हो सके। अगर हम उसको डायग्राम वे में दिखाएंगे तो उसका डायग्राम इस तरह है, दैट इज एक्स सी डबल बॉन्ड ओ एन ठीक है, तो दिस इज द सिस फॉर्म। तो इसका कन्वर्शन किस में होता है, ट्रांसफॉर्म में, दैट इज एक्स सी डबल बॉन्ड ओ एन एच pro. So this is the transform, this is the cis form. तो ये एंजाइम जो इसको कराता है दैट इज द पेप्टिडाइल प्रोलील आइसोमेरेज। सो दिस हेल्प इन द प्रोटीन फोल्डिंग। तो अगर वो प्रोलीन सिस फॉर्म में होगा तो वो एक रेट लिमिटिंग फैक्टर होगा, प्रोटीन फोल्डिंग बहुत लेट होगा, तो इसीलिए इसका कन्वर्शन पहले ट्रांसफॉर्म में होता है। ठीक है, तब वहाँ पे इजी हो जाता है ताकि प्रोटीन फोल्डिंग वहाँ पे प्रॉपरली
हो सके। तो जो एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज द पेप्टिडाइल प्रोलिल आइसोमेरेज। देन ये को ट्रांसलेशनली होता है, ठीक है, ताकि प्रोटीन फोल्डिंग से पहले ये चीज़ें हो जाए, ठीक है। देन अब आप जाएंगे प्रोटीन फोल्डिंग में। तो जो प्रोटीन फोल्डिंग कराता है, जो एंजाइम्स या जो भी मॉलिक्यूल, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फोल्डिंग। तो मेनली जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है, इट इज असिस्टेड बाय chaperones which prevent segment of a nascent chain from misfolding, ठीक है। जो प्रोटीन है उसको मिसफोल्ड होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है या उसको बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम मिसफोल्डिंग। तो बहुत सारे चेपरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, जो मोस्ट ऑफ द चेपरॉन्स इन इट बिलोंग्स टू अ फैमिली दैट इज हीट शॉक प्रोटीन 70, ठीक है। तो इस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं वो इस HSP70 फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोकेटेड इन द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चेप्रॉन प्रेजेंट है जो इस HSP70 से बिलोंग करता है, दैट इज द BIP, दैट इज द बाइंडिंग ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन protein. So this BIP binds a newly synthesized protein as they are translocated into the ER and maintains them in unfolded state. तो ये मेनली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, दैट इज हम उसको बोल सकते हैं लाइक को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे नेसेंट प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, ये उन प्रोटीन्स को किसमें अनफोल्डेड या मिसफोल्ड होने नहीं देता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि BIP binds newly synthesized protein as they are translocated into the endoplasmic reticulum and maintains them in unfolded state. So apart from this BIP2, there are also present two another chaperone proteins, that is calnexin and calreticulin. तो ये दो प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम BIP की बात करेंगे तो BIP बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके, दूसरे दूसरे प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके क्या करते हैं, प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग कराता है, ठीक है। तो जैसे कि हम BIP की बात करेंगे तो ये प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में भी काम करता है। तो ये प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में बाइंड होता है दो और प्रोटीन के साथ, दैट इज द ERDJ1 एंड DJ2। तो ये अगर ये इसके साथ बाइंड हो गया तो ये प्रोटीन ट्रांसलोकेशन करता है, ठीक है। अगर यही BIP अगर ERDJ3 और ERDJ6 के साथ बाइंड हुआ तो ये प्रोटीन फोल्डिंग कराता है, अगर यही BIP बाइंड हुआ किसके साथ, ERDJ4 और ERDJ5 के साथ, तो ये जो मिस फोल्डेड प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन कराता है। प्रोटीन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ मिस फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। तो ये ERDJ है फैमिली है, ERDJ जो फैमिली है, ठीक है। दीज आर द कोचेप्रॉन्स, ठीक है। तो इसी ERDJ के साथ और कुछ प्रोटीन्स भी है, NEF
SIL1 and GRP170. So these are the cochaperones which helps the BIP to properly fold the protein. ठीक है, तो ये जो BIP है वो बाइंड हो जाता है मेनली प्रोटीन्स के जो नेसेंट प्रोटीन्स हैं उसके साथ, फिर उनको एक तो मिस फोल्डेड फॉर्म में रखता है और इनका प्रॉपर फोल्डिंग कराता है। ठीक है, सो प्रोटीन फोल्डिंग इज अनदर को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब ये प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन के टाइम पे होता है, इसीलिए इट इज़ को ट्रांसलेशन। अब जो दूसरे जो दो प्रोटीन्स है दैट इज़ द कार्नेक्सिन एंड काली रेटिक्यूलिन, कार्नेक्सिन एंड काली reticulin. So these are another proteins which prevent premature and incorrect folding of segments of a newly made protein. Prevent premature and incorrect folding of protein. So carnitine and chylireticulin are calcium binding lectins. They work when the calcium binds, and they are carbohydrate binding proteins located in the endoplasmic reticulum membrane and also in the endoplasmic reticulum lumen. Okay, so carnitine and chylireticulin bind selectively to the certain N-linked oligosaccharides on growing nascent चेन। ओके, सो मेनली ये बाइंड कहाँ पे होते हैं? ये बाइंड होते हैं उन्हीं प्रोटीन्स पे बाइंड होते हैं विच हैव ग्लाइकोसाइलेटेड मॉडिफिकेशंस। ठीक है, उन्हीं प्रोटीन्स पे बाइंड होगा जहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होता है। मेनली दे बाइंड टू द एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड्स। तो हमने पहले देखा था कि प्रोटीन्स पे एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइजेशन होता है, ठीक है, या एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। वो ये जो दोनों है कार्नेक्सिन और कालीरेटिकुलिन, कार्नेक्सिन प्रेजेंट इन द endoplasmic reticulum membrane and it is chylireticulin is present on the endoplasmic reticulum lumen। ठीक है, सो ये उन्हीं प्रोटीन्स पे बाइंड होगा जहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है। ठीक है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है, वो उसी ओलिगोसेकेराइड्स पे जाके बाइंड हो जाते हैं। एंड these two lectins recognize N-linked oligosaccharide that contains a single terminal glucose। और वो सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करता है। हमने देखा था कि एन लिंक ग्लाइकोसिलेशन में 3 ग्लूकोज लास्ट में ऐड होता है। ठीक है, तो ये जो कालरेटिकुलिन और कार्नेक्सिन है, कार्नेक्सिन ये सिर्फ जाके वहाँ बाइंड होगा जब वहाँ पे सिंगल टर्मिनल ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, 2 ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो उन्हीं प्रोटीन पे जाके बाइंड होगा। सो वी कैन से दैट these two lectin recognize N-linked oligosaccharide that contain a single terminal glucose and therefore bind protein only after 2 or 3 glucose that are initially attached have been removed by glucosidase। तो ये तभी बाइंड होंगे या जब वहाँ पे एक ग्लूकोज अटैच होगा या 3 ग्लूकोज अटैच होने के बाद वहाँ से 2 ग्लूकोज हटा दिए गए होंगे बाय द एंजाइम ग्लूकोसिडेज। ठीक है, तभी वो जाके वहाँ पे बाइंड होगा। So, thus the binding of carnitine and chylireticulin to oligosaccharides on incompletely folded polypeptide help in retaining it in the endoplasmic reticulum। तो जब ये उन इनकम्प्लीटली जो प्रोटीन है या जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है वहाँ पे जाके बाइंड होगा तो वो उनको मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पकड़ के रखता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 ग्लूकोज वहाँ प्रेजेंट रहता है और 3 ग्लूकोज, तो जब ये 2 ग्लूकोज हट जाएंगे और वहाँ पे सिंगल ग्लूकोज रहेगा तो कार्नेक्सिन और कालीरेटिकुलिन वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब जब ये ग्लूकोज भी यहाँ से हट जाएगा, तीसरा भी,
तो जो ये हमारा प्रोटीन है दैट विल एग्जिट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये कार्नेक्सिन रेटिक्यूलिन है वो उस प्रोटीन को तब तक वहाँ पे रखता है, ठीक है, जब तक उसका प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होता। जब उसका प्रॉपर फोल्डिंग होगा तो ये तीसरा ग्लूकोज है वहाँ से हट जाएगा। जब ये तीसरा ग्लूकोज हट जाएगा तो अब वो जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एग्जिट करेगा और अपने जो टारगेट उसका जो एरिया है वहाँ तक वो ट्रांसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुआ होगा प्रोटीन्स का और तीनों ग्लूकोज वहाँ से हट गए होंगे तो वहाँ पे और एक प्रोटीन एंटर करता है, दैट इज द, और एक एंजाइम दैट इज द ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, इट डिटरमाइंस द कंप्लीटली एंड इनकम्प्लीटली फोल्डेड स्टेट ऑफ ए प्रोटीन। तो वो प्रोटीन का फोल्डिंग हुआ है प्रॉपरली कि नहीं हुआ है वो चेक करता है। इफ अ प्रोटीन इज इनकम्प्लीटली फोल्डेड the enzyme transfer a new glucose to N-linked oligosaccharide, renewing the protein's affinity for calnexin, calreticulin, and retaining it in the ER। ठीक है, अगर जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुआ होगा और वहाँ से तीनों ग्लूकोज हट गए होंगे तो ये जो प्रोटीन क्या करता है एंजाइम, ये यहाँ पे और एक ग्लूकोज ऐड कर देता है जिसकी वजह से ये जो सिंगल ग्लूकोज है उसको रिकॉग्नाइज करता है। कौन? ये कार्नेक्सिन कार्लेटिक्यूलिन जो प्रोटीन्स है, और उसको फिर प्रोटीन फोल्डिंग इस चिपरॉन के साथ वो बाइंड हो जाता है और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, जब तक इसका प्रॉपर फोल्डिंग ना हो। ठीक है, सो द साइकिल रिपीट्स अंटिल द प्रोटीन हैज़ फोल्डेड कम्प्लीटली। और ये साइकिल तब तक रिपीट होगा जब तक प्रॉपरली प्रोटीन्स का फोल्डिंग नहीं हुआ होगा। जब प्रॉपरली प्रोटीन का फोल्डिंग होगा तब ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज वहाँ पे ग्लूकोज को ऐड नहीं करेगा और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर चला जाएगा। अगर प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुआ तो वो यही काम करता रहेगा, वहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो ऐड करता रहेगा और वो ऐड होगा प्रोटीन्स पे तो कार्नेक्सिन कार्लेटिकुलिन उसके साथ बाइंड हो जाएगा और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर जाने नहीं देगा। जब प्रॉपरली ट्रूली फोल्ड हो जाएगा, प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो जाएगा, तभी वो जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एग्जिट कर पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन फोल्डिंग in which the two chaperones participate, that is the BIP, and the second is the carnexin and calreticulin। तो carnexin और calreticulin मेनली जो ओलिगोसेकेराइड है दैट इज एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड उसको रिकॉग्नाइज करता है और मेनली वहाँ पे अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो तभी पर्टिकुलर जाके उस पर बाइंड हो जाएगा और उसको वहाँ पे मिस फोल्ड होने से रोकेगा और उसका प्रॉपर फोल्डिंग कराएगा। ठीक है, और वीआईपी क्या करता है, जैसे ही प्रोटीन्स एंटर होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जाके उन प्रोटीन्स का उस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा और उसको अनफोल्डेड या अनफोल्डेड वे में उसको बचा के रखेगा। ठीक है, और उसका फिर दूसरे कोचेप्रॉन्स के साथ बाइंड होके उसका प्रॉपर फोल्डिंग कराएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन फोल्डिंग। सो उसके बाद नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मॉडिफिकेशन होता है दैट इज द सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड बॉन्ड। तो अभी हमने देखा था कार्नेक्सिन और कालरेटिक्यूलिन। ठीक है, तो ये जो कार्नेक्सिन है कालरेटिक्यूलिन है वो भी सल्फर बॉन्ड फॉर्म करा सकता है। when these two proteins bind with another protein that is the ERP57। ठीक है, तो जब ये कार्नेक्सिन और कालरेटिक्यूलिन ERP57 के साथ बाइंड होगा तो वो प्रोटीन फोल्डिंग के साथ साथ वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी कराता है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मेनली बिटवीन सिस्टीन अमीनो एसिड्स, क्योंकि जो सिस्टीन अमीनो एसिड है और जो मिथाइनिन है ये दो प्रोटीन्स है जिसमें सल्फर ग्रुप रहता है, बट
जो सिस्टीन है उसका जो सल्फ़र है वही सल्फ़र बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि वो बाहर प्रेजेंट रहता है, बट जो मिथाइनिन का सल्फ़र है वो उसके अंदर रहता है, तो बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूल रहता है, तो वो सल्फ़र बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता है, बट सिस्टीन का जो सल्फ़र है वो बॉन्ड फॉर्म करा सकता है। तो जो ये कार्बोनेक्सिन कार्बोरेटिक्यूलिन है वो ERP57 के साथ बाइंड होके वहाँ पे सिस्टीन्स के बीच में सल्फ़र बॉन्ड फॉर्म कराता है, ठीक है। सो एक्चुअली जो सल्फ़र बॉन्ड है वो साइटोप्लाज्म में फॉर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है उसका जो इन्वायरमेंट है इट हैज़ ए रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ड्यू टू द reducing environment of cytosol, the cysteine cannot form sulfur bonds, ठीक है, cannot form sulfur bonds in cytosol। reducing environment होने की वजह से साइटोसोल में जो ये सिस्टीन्स हैं वो बॉन्ड सल्फर बॉन्ड फॉर्म नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना पड़ता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इन्वायरमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है और लेस रिड्यूसिंग है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो साइटोसोल में वो इस फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, तो जल्दी सल्फर को रिड्यूस करके वहाँ पे H ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक है। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो इस फॉर्म में आ जाता है और दूसरे सिस्टीन के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सो विच मेंटेन्स इफ द disulfide bonds cannot form in the cytosol because it has a reducing environment which maintains the sulfur of the cysteine residue in their reduced form, that is the SH. Okay, disulfide bond formation in endoplasmic reticulum lumen is facilitated by enzyme protein disulfide isomerase. Okay, so this disulfide bond formation particularly in the endoplasmic reticulum is carried out by the enzyme, that is the PDI, that is protein disulfide isomerase, protein डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। तो ये जो एंजाइम है वो मेनली डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कराता है, कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पीडीआई आल्सो कैटेलाइजेस रीअरेंजमेंट ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये एक तो बॉन्ड फॉर्म कराता है, सेकंड रीअरेंजमेंट, ठीक है। अगर कोई सल्फर बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा बट इनकरेक्टली, ठीक है, या तो डिस्टेंस जो सिस्टीन्स है उनके बीच में, तो ये उन सल्फर बॉन्ड का क्या करता है, रीअरेंजमेंट भी करा सकता है, ठीक है। तो इट हैज़ द दैट प्रॉपर्टी। सो दस हम ऐसा बोल सकते हैं, इन बैक्टीरियल सेल्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस, द सल्फाइड बॉन्ड्स आर फाउंड इन ओनली इन secretory proteins and in the exoplasmic domains of membrane proteins। तो जो अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वो कहाँ पे होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, ठीक है। अब जो ये सल्फर बॉन्ड्स है वो सिर्फ कौन से प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, दैट इज़ अ सिक्रेटरी प्रोटीन। जैसे कि आप इंसुलिन में देख सकते हैं वहाँ पे सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, अगर इम्यूनोग्लोबिन्स में देखो वहाँ पे सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप हेयर्स में देखो, ठीक है, कीराटिन, वहाँ पे भी आपको सल्फर बॉन्ड्स दिखेंगे। सो mainly present in the secretory proteins or in the exoplasmic domains of periplasmic membrane proteins। तो जो exoplasmic domains है जो membrane proteins के वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। So cytosolic proteins and organelle proteins synthesized on free ribosome, lack of disulfide bond। अब जो साइटोसोल में प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं या जो ऑर्गेनली प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो फ्री राइबोसोम्स पे फॉर्म हुए हैं तो उनके पास सल्फाइड बॉन्ड्स नहीं होते हैं, दे लैक सल्फाइड बॉन्ड्स। अगर हम देखेंगे एग्जांपल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में 3 and 4।
तो यहाँ पे ऑलरेडी सल्फर बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं सिस्टीन के बीच में। यहाँ पे 4 सिस्टीन है, नंबर 1 पे सिस्टीन है, 2 पे सिस्टीन है, 3 पे सिस्टीन एंड 4 पे सिस्टीन मॉलिक्यूल्स है। और 1 और 2 के बीच में सल्फर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, 3 और 4 सिस्टीन के बीच में सल्फर बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारा एंजाइम है, दैट इज द प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज विच वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन एनफिंसन in 1963. So it rearranged the sulfide bond by breaking and rejoining of the disulfide bond. तो सबसे पहले ये जो पीडीआई है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा और जो सिस्टीन नंबर 1 है उस पे जो सल्फर है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि जो ये पीडिया है उसके पास ही एक सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसके एंजाइम में ही, तो वो उस सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्म कराएगा एंड दिस सिस्टीन विल रिड्यूस, तो वहाँ पे SH ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 में स्टिल सल्फर बॉन्ड्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट जो स्टेप है, अब ये स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट है S1 2। अब जो 2 है, अब वो 4 के साथ सल्फर बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, जो इसके नज़दीक है, और जो 3 वाला है वहाँ पे SH ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है। देन जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ वहाँ से आप हमारा जो एंजाइम है वो पीडीआई निकल जाएगा एंड नाउ अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले 1 और 2 के बीच में बॉन्ड था, अब यहाँ पे 1 और 3 के बीच में बॉन्ड है जो डायरेक्टली आज एक दूसरे के सामने। ठीक है, और 2 और 4 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है जो एक दूसरे के सामने। तो ये जो पीडिया है उसने क्या किया, एक तो उसने सल्फर बॉन्ड ब्रेक किया, फिर उसके बाद फिर उसने वहाँ पे उस सल्फर बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट कराया। सो इन दिस एग्जांपल पीडिया कैटेलाइज द कन्वर्शन ऑफ 2 इनकरेक्ट सल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन 1 and 2 and 3 and 4 to the correct pairing, that is 1 and 3 and 2 and 4. ठीक है, so for proteins that contain multiple cysteine residue, PDI plays an important role by promoting rapid exchange between paired sulfides, thereby allowing the protein to attain the pattern of disulfide bond that is compatible with its stably folded conformation. ठीक है, तो जो इसका स्टेबल जो फोल्डेड कन्फर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे सल्फर बॉन्ड्स बनाता है और सल्फर बॉन्ड्स को रीअरेंज कराता है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है दे आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू द secreted proteins and some membrane proteins because the cytosol contains reducing agent that maintains cysteine residue in the reduced form, thereby preventing the formation of disulfide linkage. तो साइटोसोल में जो भी प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं वहाँ पे कोई भी सल्फर बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, जो भी सल्फर बॉन्ड्स फॉर्म होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही फॉर्म होंगे। ठीक है, सो अगर हम इन यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो डाइसल्फर बॉन्ड्स फॉर्म इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन विच एन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट इज मेंटेन्ड इन द endoplasmic reticulum. Okay, so PDI is critical chaperone and catalyst of protein folding in the endoplasmic reticulum and is one of the most abundant proteins in that organelle. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो PDI है वो पाया जाता है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो इट्स द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ऑर्गेनेली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सल्फर सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो लास्ट है दैट इज द एडिशन ऑफ सम ग्लाइकोसिल फॉस्फोटिडाइल आइनोस्टोल टू द प्रोटीन। तो अब कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ठीक है,
तो हमें पता है वो मेनली साइटोसोलिक जो पार्ट है उसके साथ अटैच रहता है। तो बट कुछ प्रोटीन्स है जो साइटोसोलिक पार्ट के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि और कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन एंकरिंग ग्लाइकोलिपिड्स, उनके साथ वो बाइंड हो जाते हैं, जैसे कि जीआईपी है, जीआईपी जीपीआई सॉरी जीपीआई, उसके साथ वो बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और जो ये साइटोसोलिक पार्ट है वहाँ से वो क्लीव हो जाता है, ठीक है। तो वो साइटोसोलिक जो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन स्पेनिंग पार्ट है उसके साथ अटैच ना होके जो ये जीपीआई है उसके साथ वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है प्रोटीन्स का in the endoplasmic reticulum. So, some proteins are attached to the plasma membrane by glycolipids rather than membrane spanning region of the polypeptide chain. तो जो membrane spanning region है उसके उसके साथ तो वो बाइंड रहते हैं, बट कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो इसके साथ बाइंड होने के अलावा जीपीआई के साथ जो भी ग्लाइकोलिपिड्स हैं उनके साथ वो बाइंड होते हैं। So because these membrane anchoring glycolipids contain phosphatidyl inositol, they are called glycosyl phosphatidyl inositol, ठीक है, that is a GPI. So these structure of which was the GPI anchors are assembled in the ER मेम्ब्रेन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है वहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं। दे आर एडिड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, ये जो जीपीआई है वो इस सी टर्मिनल के एक पार्ट पे क्लीव करके वहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, they are added immediately after the completion of protein synthesis to the carboxy terminus of some protein that are retained in the membrane by a C-terminal hydrophobic sequence. तो जो प्रोटीन्स है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है, तो वहाँ पे जो सी टर्मिनल है, कार्बोक्सी टर्मिनल है, वहाँ पे जाके वो ऐड हो जाएंगे जीपीआई पे। सो दैट हम ऐसा बोल सकते हैं, द सी टर्मिनल सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज क्लीव्ड एंड एक्सचेंज फॉर द जीपीआई एंकर। तो यहाँ पे पहले इसका क्लीवेज होगा, देन उसका एक्सचेंज होगा किसके साथ, जो भी यहाँ पे जीपीआई प्रेजेंट होगा उसके साथ, एंड देन इट विल अटैच ऑन द जीपीआई। सो दिस प्रोटीन रिमेन अटैच टू द मेम्ब्रेन ओनली बाय देयर एसोसिएटेड ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो प्रोटीन्स है वो उसके एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ वो अटैच रहेंगे मेम्ब्रेन पे, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है वहाँ पे। So like transmembrane protein, they are transported to the cell surface as membrane components by the secretory pathway. Their orientation with their ER dictates the GPI anchored proteins are exposed on the outside of the cell with the GPI anchor mediating their attachment to the plasma membrane. तो ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ की तरह वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहाँ पे, सेल सरफेस पे, एज दीज मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स बाय द सिक्रेटरी पाथवे। जो secretory pathway that is from endoplasmic reticulum to Golgi body, then Golgi body to the plasma membrane, तो उस secretory pathway के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपली, द जीपीआई विल अटैच्ड ऑन द सी टर्मिनल ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सिंपली। सो दिस इज द जीपीआई, ठीक है। सो दिस इज द जीपीआई विच हैज़ ए इथेनॉल अमीन। सो यहाँ पे देखो, ग्लाइकोसिटिडाइल ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल inositol GPI anchors contain two fatty acids and oligosaccharide portion, that is the two glycolipids and two oligosaccharide portion consisting of inositol and other sugar and ethanol amine, ठीक है। So the GPI anchors are assembled in the ER and added to the polypeptides anchored in the membrane by a carboxy terminal membrane spanning region. The membrane spanning region is cleaved and the new carboxy terminus is joined to the NH2 group of the ethanolamine immediately after translation is completed. आप यहाँ पे देख सकते हो इथेनॉल अमीन यहाँ पे
इस पार्ट को क्लीव करके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ द प्रोटीन इज अटैच टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ द इथेनॉल अमीन when the translation is completed leaving the protein attached to the membrane by GPI anchor. अब जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन के साथ बाइंड तो है बट नाउ इट इज़ नॉट अटैच टू द carboxyl terminus of the protein but instead of that it is attached to the GPI. ठीक है, तो membrane. So this is all about the co-translation and post-translational modification of protein in the endoplasmic reticulum. Okay.